नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम इग्नू पाठ्यक्रम के विषय गद्य साहित्य के जो असाइनमेंट है उसके एक और प्रश्न का विश्लेषण करेंगे, जो कि इस प्रकार है। लोभ और प्रीति में देश का स्वरूप, इसका टिप्पणी करेंगे। लोभ और प्रेम के अंतर को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि आज के युग में सब बातें रुपए पैसे की दृष्टि से होने लगी हैं। उन्होंने क्या कहा है? आज के युग में सभी बातें रुपए और पैसे की दृष्टि से होने लगी हैं। पहले जो बातें परस्पर प्रेम की दृष्टि से की जाती थी, धर्म की दृष्टि से की जाती थी, अब यह दृष्टि से नहीं की जाती। अब उस दृष्टि से नहीं की जाती, धर्म या जाति से नहीं की जाती। अब वर्तमान काल में जबकि सबकी टकटकी टके पर लग गई है, उन्होंने क्या कहा था? सबकी टकटकी टके पर, मतलब सबकी नज़र केवल धन पर लग गई है, पैसे पर लग गई है। तो राष्ट्रों की राजनीतिक दृष्टि में भी परिवर्तन होने लगा। देश की राजनीतिक दृष्टि में भी परिवर्तन होने लगा है। अब व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। आज की राजनीति में व्यापार चल रहा है। राजनीति का व्यापार ही इसका प्रधान अंग हो गया है। इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए शुक्ल जी साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हैं। इसी प्रकरण को शुक्ल जी ने आगे बढ़ाते हुए देश की साम्राज्यवादी आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहीं इंग्लैंड का जिक्र नहीं किया, लेकिन इन सब बातों का निहितार्थ इंग्लैंड सहित यूरोपीय देशों की आर्थिक नीति ही थी। उन्होंने जो जो बातें बताई हैं, उस समय जो जो बातें बताई थी, उन्होंने कहीं पे भी इंग्लैंड का नाम जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उस समय भारत का शासन अंग्रेज करते थे। अंग्रेजों के अधीन था भारत। उन्होंने कभी कहीं पे भी यूरोप का, इंग्लैंड का नाम नहीं लिया, किंतु उन्होंने अपने लेखनी में उजागर किया था उस बात को। किस बात को? अंग्रेजों की, इंग्लैंड की आर्थिक नीति को उन्होंने उजागर किया था। बड़े बड़े राज्य माल की बिक्री के लिए लड़ने वाले सौदागर हो गए। देश के राज्य अपने माल की बिक्री करने के लिए अपने माल की बिक्री कैसे करे, उसी बात को प्राधान्य देने लगे। जिस समय धर्म की प्रतिष्ठा थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर कभी कभी विजय कीर्ति का कामना से डंके की चोट पर चढ़ाई करता था। हमारे देश में पहले एक राज्य दूसरे राज्य पर विजय की कामना से युद्ध करके, उस पर चढ़ाई करके एक राज्य को दूसरा राज्य अपने अधीन में करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? एक देश दूसरे देशों को चुपचाप दबे पांव धन हरण करने की ताक में लगा रहता है। अभी क्या हो रहा है?
अभी भी यही चल रहा है। एक देश दूसरे देश को धन हरण करने की ताक में लगा हुआ है। दूसरे देश के धन को कैसे अपने हड़पना है, कैसे उसको अपने देश में लाना है, इसी की ताक में वर्तमान काल में भी ऐसे ही चल रहा है। इसी से भिन्न भिन्न राज्यों की परस्पर संबंध समस्या इतनी जटिल हो गई। इसी के कारण राज्यों के संबंध की भी परस्पर संबंध में जटिलता आ गई। कोई कोई लोग बस इतना अधिक माल तैयार करने लगते हैं कि उसे किसी देश के गले मरने की फिक्र में दिन रात मरते हैं। लोभ के कारण ही इतना माल तैयार कर लेते हैं कि उसकी ज़रूरत को वो मायने नहीं रखते। किस माल का कितना ज़रूरत है ये तो मायने और नहीं रहेगा ना। लोभ के ही कारण इतना ज़्यादा माल तैयार कर लेते हैं कि दूसरे राज्य को बिक्री करके उसके राज्य को गले मरने में दिन रात चिंतित रहते हैं। जब तक यह व्यापारोन्माद दूर न होगा तब तक इस पृथ्वी पर सुख शांति न रहेंगी, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। शुक्ल जी क्या कहते हैं? लोभवश अगर अधिक माल तैयार करेंगे और दूसरे राज्य को मरने की फिक्र करेंगे, ये व्यापारोन्माद जब तक दूर न होगा पृथ्वी पर शांति सुख कब तक बनी रहेगी? तब तक नहीं बनी रहेगी। शुक्ल जी मानते हैं कि यह होगा अवश्य और पुनः क्षेत्र धर्म की प्रतिष्ठा होगी। यह परिवर्तन जरूर होगा। शुक्ल जी मानते हैं कि इस परंपरा का अंत जरूर होगा और भारत में धर्म की प्रतिष्ठा फिर से जरूर होगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर विश्व युद्ध हुए। यद्यपि इस प्रक्रिया में शुक्ल जी ने साम्राज्यवादियों के लोभ का यथार्थपरक विश्लेषण कर दिया। यद्यपि इस प्रक्रिया में शुक्ल जी ने साम्राज्यवादियों के लोभ का स्वरूप का विश्लेषण किया। उन्होंने लोभ तक ही अपने आप को सीमित रखा। साम्राज्यवादियों का लोभ बहुत ज़्यादा नहीं होता, वे लोभ तक अपने आप को सीमित रखते हैं। आगे उन्होंने देश प्रेम की चर्चा की। उनका मत है कि जन्मभूमि का प्रेम, शुक्ल जी कहते हैं आगे, जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश प्रेम यदि वास्तव में अंतःकरण का कोई भाव है तो स्थान के लोभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शुक्ल जी ने क्या कहा है? जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश प्रेम, देश प्रेम, जन्मभूमि के प्रति प्रेम वास्तव में अगर है, हमको अगर हमारे देश से प्रेम है, लोभ है, देश के प्रति लोभ है, तो स्थान का लोभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं, हमें इस स्थान से लोभ है। इस लोभ के लक्षणों से शून्य देश प्रेम कोरी बकवास या फैशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। हमें अगर स्थान से लोभ हुआ तो यह देश प्रेम नहीं है, यह कोरी फैशन से गढ़ा हुआ शब्द है। यह देश प्रेम शब्द
उसके लिए एक फैशन है। इसके बाद देश प्रेम को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, शुक्ल जी ने आगे क्या लिखे हैं, क्या बताया है? यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्झर सबसे प्रेम होगा। सबको वह वाह भरी दृष्टि से देखेगा। सबको शुद्ध करके वह विदेश में आंसू बहाएगा। वह अपने देश से अगर प्रेम करता है तो देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्झर, झरना सबसे प्रेम करेगा। वह सबको वाह भरी दृष्टि से देखेगा, सबकी चिंता करेगा। वह अपने देश से दूर जाने पर, विदेश में जाने पर आंसू बहाएगा। जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहीं चिल्लाता है, जो आंख भर यह भी नहीं देखते हम प्रणय सौरभ पूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं। हमारे देश की प्राकृतिक सौंदर्यता से हमारा देश परिपूर्ण है। कैसे सुंदर सुंदर वन है, कैसे झरने हैं। भारत की प्रकृति और प्राकृतिक संपत्तियों से कैसे धनी है, यह बात को हम कैसे जान सकते हैं? हम एक किसान की झोपड़े को जाने से, झोपड़े को देखने से, किसान को देखने से यह बात समझ सकते हैं वह कितना देश प्रेमी है। वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी और औसत आमदनी का परत बताकर देश के प्रेम की दावा करते हैं। ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो राजनीतिज्ञ हैं, वे अगर एक भारत के एक नागरिक की, एक आम आदमी की औसत आमदनी बताकर अपने देश प्रेम का दावा करते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना परिचय का यह प्रेम कैसा? जिनके सुख दुख के तुम कभी साथी न हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह समझते नहीं बनता। उनसे कोसों दूर बैठे पड़े या खड़े खड़े तुम बिलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ न घसीटो। तुम किसान के घर में जाकर झांको, किसान को देखो, उनके साथ रहो, उनके साथ खड़े हो जाओ, तो जान सकते हैं हम। किसान के साथ अगर खड़े हो जाएंगे, किसान कैसे रहता है, अगर हम उसके घर में झांकेंगे तभी हमको यह अनुभूति हो सकती है। देश की मिट्टी की बारे में हम जान सकते हैं। प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं होती है। लोभ और प्रेम अलग अलग चीज़ है। प्रेम कभी हिसाब किताब की बात नहीं करते। जिससे हमें प्रेम होता है, हम उसको पैसे का हिसाब किताब की बात नहीं कर सकते। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं और प्रेम करने वाले पैसा देने से कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर शुक्ल जी प्रेम की परिभाषा को देश प्रेम से जोड़ते हैं। यहाँ पर शुक्ल जी प्रेम की परिभाषा को किसके साथ जोड़ते हैं? देश प्रेम से जोड़ते हैं। यह कहते हैं कि प्रेम की
पहली सीढ़ी परिचय है। प्रेम की पहली सीढ़ी क्या है? परिचय है। यदि देश से प्रेम करना चाहते हैं तो देश से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। देश से अपना परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। देश का परिचय बनाना आवश्यक है। देश को दूसरे देशों से परिचित कराना आवश्यक है। इस तरह देश जब हमारी आंखों में बस जाएगा तब हमारे मन में यह इच्छा जागेगी कि यह हमसे कभी न छूटे, हमको देश से प्रेम हो जाएगा। वह सदा खुशहाल रहे। हम इस देश के बारे में चिंता करेंगे, देश के लोगों की खुशहाली के बारे में चिंता करेंगे। यहाँ दुख दरिद्रता न हो, देश के लोग दरिद्र न हो, यही देश प्रेम का सूत्र है। आगे भी कहते हैं कि देश के अतीत का स्मरण करो। देश के अतीत का भी हमें स्मरण करना चाहिए। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, विक्रम, कालिदास, भवभूति का स्मरण करो। इस तरह से देश से परिचय होगा और फिर प्रेम भी होगा। शुक्ल जी क्या कहते हैं? राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, विक्रम, कालिदास, भवभूति सभी का स्मरण करो। इससे हमारे देश के साथ परिचय होगा और फिर प्रेम भी हो जाएगा। शुक्ल जी के अनुसार यही देश प्रेम का रास्ता है। अर्थात देश प्रेम का अर्थ हुआ देश के भूगोल के अतिरिक्त अतीत और इतिहास के माध्यम से देश के निवासियों से प्रेम। यह बात सबसे महत्वपूर्ण बात शुक्ल जी ने कही है। देश के प्रेम का अर्थ क्या है? देश के भूगोल, अतीत और इतिहास के माध्यम से देश के निवासियों से प्रेम करना ही प्रेम के अर्थ का स्वरूप है। आशा करती हूँ आपको इससे इग्नू असाइनमेंट में मदद जरूर हुआ होगा। इसी तरह से आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद श्रोता मित्रों।